गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषय का पार्ट 3 भूगोल का। तो कुछ टॉपिक हमने इसके पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा पाठ का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उसमें जो आज का टॉपिक है हमारा है अनुबंधित मजदूरों की स्थिति। तो अनुबंधित मजदूरों को एजेंटों के माध्यम से जो था वो नियुक्त किया जाता था और जो सुविधाएं या जो वादे उनको किए जाते थे उससे जो परिस्थितियाँ होती थी वो बिल्कुल ही अलग होती थी, यानी कि विपरीत होती थी। यानी जो वादे उनसे किए जाते थे वो पूरे नहीं किए जाते थे। तो ये तो थी उनकी स्थिति। 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे? 19वीं शताब्दी में अनुबंधन को दासता की एक नई प्रथा के रूप में वर्णित किया गया। मजदूरों ने कठिन जीवन जीने के बाद भी अपनी विभिन्न संस्कृतियों रूपों का मिश्रण करके मनोरंजन और त्योहारों को विकसित किया। अनुबंधित मजदूरों के वंशज। तो इनके वंशज के बारे में, तो कई मजदूर जो थे वो स्थायी रूप से उन्हीं देशों में बस गए थे जहाँ पर वो काम करने चले गए थे। इस कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो भारतीय वंशजों का एक विशाल समुदाय बन गया, जैसे कि नोबल विजेता, वीएस नायपॉल और राम नरेश सरवन आदि। उसके बाद हम पढ़ेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी। तो भारतीय उद्यमों ने मध्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि निर्यात का वित्त पोषण किया। प्रसिद्ध उद्यमी जो हमारे शिकारीपुरी श्रॉफ ये थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो भारत से कपास का निर्यात पूरे विश्व में किया जाता था। भारत में जो कपास का जो निर्यात किया जाता था वो पूरे विश्व में किया जाता था, लेकिन औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने लगा, जिससे भारत से आयातित कपास पर रोक लगा दी गई। उसके बाद भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद। तो भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद क्या था? ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र के आयात पर सीमा शुल्क की उच्च दरें लगा दी थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगपतियों वस्त्रों के लिए विदेशी बाजार की तलाश करने लगे, जिससे भारतीय उद्योगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिससे क्या हुआ? भारतीय उद्योगों पर जो था वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध। तो इनके संबंध कैसे थे? 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं की अधिकता हो गई। परिणाम स्वरूप भारत से माल भेजे जाने के अतिरिक्त ब्रिटेन से भी भेजा जाने लगा, जिसकी माल की दरें ऊंची होती थी और ब्रिटेन को भारत के साथ व्यापार अधिशेष होने लगा। ब्रिटेन व्यापार अधिशेष से अधिकारियों को पेंशन दिया करता था तथा दूसरे देशों में निवेश करता था। तो ये हुआ आपका भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध। अब देखेंगे युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। तो अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें जो 1914 से 18 तक चला था, मतलब 1914 से 1918 तक चला था, दो गुटों के बीच लड़ा गया। पहला मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस व रूस थे, और दूसरी ओर जो थी वो मध्य शक्तियाँ जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग हुआ, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि थे। युद्ध के दौरान लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लिया। ब्रिटेन ने क्या किया? अमेरिका से कर्ज लिया और उसकी आर्थिक विपत्ति का सामना करना पड़ा। इस कारण वर्ष 1921 में प्रत्येक 5 में से एक ब्रिटिश को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो ये क्या था? युद्ध की स्थिति ये थी। युद्ध के बीच जो थी अर्थव्यवस्था की स्थिति यह थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे महामंदी। महामंदी वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक पूरे विश्व में महामंदी आई। उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का
पुनर्निर्माण। तो विश्व अर्थव्यवस्था का जो पुनर्निर्माण था वो क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए और आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। यह युद्ध जो था वो धुरी राष्ट्रों जैसे जर्मनी, जापान और इटली और जो मित्र राष्ट्र थे आपस में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, अमेरिका के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और लाखों की तादाद में लोग जो थे वो घायल हो गए। तो ये उसके बाद हम पढ़ेंगे युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, यानी कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण निम्न प्रकार से किस तरीके से हुआ। तो अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीति व आर्थिक शक्तियों के रूप में उभरा और सोवियत संघ महाशक्ति बन गया। यह कम्युनिस्ट गुट के नेता के रूप में पूंजीवाद का खतरा बन गया। तो इन्होंने क्या किया था? युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण जो किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे IMF और विश्व बैंक की स्थापना। तो IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस तरीके से हुई थी? तो सदस्य राष्ट्रों की भारी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF जिसे हम बोलते हैं की स्थापना हुई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये क्या था आपका? IMF। उसके बाद पढ़ेंगे विकासशील राष्ट्रों की दशा। तो विकासशील राष्ट्रों की दशा कैसी थी? नव स्वतंत्र राष्ट्र उपनिवेशीकरण के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा नियंत्रित थे। ऐसे में अधिकांश विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और समूह यानी कि G77 का गठन किया। तो ये क्या था? विकासशील राष्ट्रों की दशा। उसके बाद हमारा चीन में नई आर्थिक नीति। तो चीन में क्या होता? नई आर्थिक नीति आई थी जिसमें कि 1949 की क्रांति से विश्व की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था से अपने को अलग रखता था। चीन ने नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ के बिखरने तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को समाप्त हो जाने से बहुत से देश अर्थव्यवस्था के अंग बन गए थे। तो ये जो थे हमारे आज के सारे टॉपिक पूरे हो गए हैं। इसके बहुविकल्पीय और क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए हैं। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ ही साथ इनको याद भी कर लें आप लोग। धन्यवाद।